नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक महेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में धार्मिक सरकार ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की, जिसमें गोपन से प्रस्तावित विभिन्न 5 मामलों पर चर्चा की। इस बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है और ऐसे में इस सत्र जारी होगी। बिल्कुल भी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां देहरादून में धार्मिक सरकार ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की, जिसमें गोपन से प्रस्तावित विभिन्न 5 मामलों पर चर्चा की गई है। दरअसल इस बार गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने वाला है और ऐसे में इस सत्र में पहले विभिन्न जरूरी मामलों पर चर्चा की गई है। धार्मिक सरकार सत्र से पहले कई मुद्दों पर कैबिनेट की मंजूरी ले चुकी है, ताकि सदन में आपको बता दें कि इन प्रस्तावों को कानूनी रूप दिया जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 विधेयक लाया जाएगा और अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। ऐसे में प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को भी ये सुविधा मिलेगा, जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 5 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई। खासतौर पर शिक्षा विभाग के एक मुद्दे पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की नियमावली में बता दें कि संशोधित किया गया है, जिसमें मुस्लिम समाज सहित अब माफ कीजिएगा, सिख, ईसाई व पारसी को भी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में जोड़ा जाएगा। तो वहीं यूसीसी के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई विधायकों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आपको बता दें कि जो विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखे जाने हैं। सत्र आरंभ होगा 19 तारीख से गैरसैंण का सत्र होगा। अच्छा, कोई विधेयक को लेकर भी क्या क्या प्रस्ताव आने की? कई विधेयक है सब आपको, और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखेगी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। सीएम धामी के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आपको बता दें कि सीएम धामी के नकल विरोधी कानून लाने के बाद पारदर्शी तरीके से राज्य में प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। इस दौरान सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अराजकता और अभद्रता सहित पूरे मामले में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी का कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मित्रों ने मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। इसके साथ ही साथ अजय भट्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में लोकलाज जरूरी है,
लेकिन जिला पंचायत चुनाव के लिए नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हुए देख कांग्रेस में बौखलाहट होना स्वाभाविक है। हालांकि अब पूरा मामला माननीय न्यायालय के अधीन है, लेकिन समाज और लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। घटना है, हम सब दुखी हैं। प्रजातंत्र में लाठी, गोली, गाली, गलौज इसका कोई कहीं पर भी स्थान नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर रजवाड़े नहीं होते, एक जीतता, दूसरा जीतता, तीसरा जीतता। तो इसलिए इन बातों को लोकतंत्र में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, अपने को भी इंक्लूड करता हूं उसमें। हम जनप्रतिनिधियों का स्वभाव, हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारा वाणी संयम। पौड़ी में वाल्मीकि समाज की ओर से शहर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते हुए गोपालों की टोलियों ने शहर भ्रमण किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और जिसके बाद आपको बता दें कि मुख्य अतिथि हिमानी नेगी को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। बता दें कार्यक्रम में राधा कृष्ण की झांकियां थी भी आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों ने राधा और कृष्ण की पोशाक धारण कर कृष्ण और राधा के बाल स्वरूप का प्रदर्शन किया। तो वहीं इस मौके पर बस अड्डे पर भारी भीड़ देखने को मिली। प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना वरदान हमेशा हमारे पौड़ी पे, हम सब लोगों पे बनाए रखें। जैसा आपने कहा कि ये जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम हमेशा हर साल यहाँ पे होता है, इस साल भी कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेरे को आग्रह किया सुबह कि कुछ नहीं हो रहा है इस बार, थोड़ी सी अनुमति दिलवाई और हम लोग करवाना चाहते हैं। तो उनके हौसला अफजाई के लिए थोड़ी सी बातचीत करके हमने अनुमति दिलवाई और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ। उनका हौसला देख करके मुझको ये लग रहा है कि शायद अगली बार से हमको और वृहद रूप में इसको करना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से इस उत्सव को और बनाना चाहिए। ये मटकी फोड़ प्रोग्राम यहाँ पर हर साल, प्रत्येक साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जहाँ पर देखो वहाँ पर तहस नहस मचा हुआ है, तो उस चीज को देखते हुए इस बार जो यहाँ पर मटकी फोड़ प्रोग्राम होता था उसको बजरंग दल यहाँ पे कराता था और उनके साथ समस्त पौड़ी की जनता का सहयोग रहता था। उसमें वाल्मीकि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था। लेकिन इस बार पौड़ी में जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जिला कारागार के मंदिर को सजाया गया है और झांकियां लगाई गई है। बता दें कि भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान कैदी भी भगवान श्री कृष्ण के रस में डूबे नजर आए। तो वही जिला कारागार परिसर में भारी भीड़ देखने को मिली। जिला कारागार के उप कार्यपाल गौरव कुमार टमटा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से जिला कारागार प्रशासन कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटा हुआ था। भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसका हमारे कारागार विभाग में विशेष महत्व है। ये हमें बताता है कि सबसे पहला मैसेज कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, जो हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था किसी राजमहल में नहीं होकर एक अंधेरी कोठरियों में हुआ था। विगत कई वर्षों से मैं देखता आया हूँ, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में और अपने जीवन पे अपने सोच समझ पे उतरा हूँ, तब से मैं जिला कारागारों में इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाता आया हूँ। और मैं आज बड़ा हर्ष का विषय होता है हमारे लिए कि आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था कल के दिन पे, और आज उसको एक पालकी में बैठा के हमारे देख रहे होंगे आप अंधेरे एक काल कोठरी के अंदर उन्होंने जन्म लिया था कृष्ण जी ने। और यहाँ पर बच्चे भी बहुत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अलग अलग रूप धारण किया हुआ है। और यहाँ पर जेल में बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी जैसे हर साल ही मनाया जाता है, इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेशवासियों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है बच्चों को प्रोत्साहित करेगी उसमें भाग लें, जिससे बहुत कल्चरल चीजें भी हमें सीखने को मिलती है। हमारे पुरातन जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण भगवान जिनका जीवन
बहुत प्रेरणादायक रहा है और हमेशा ही रहेगा। तो उसके बारे में भी बच्चों को और बड़ों को भी हमेशा उससे प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेना चाहिए। जी, यहाँ जैसे उत्तराखंड में भगवान का बहुत बड़ा स्थान है ये। अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए मैंने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। मैं आपको एक मंत्र सुना रही हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पौड़ी में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। नाम स्वस्ति नौटियालय में उत्तराखंड। ऋषिकेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और इस त्यौहार की सबसे बड़ी ज्यादा आकर्षण केंद्र वाली झलक मधुबन आश्रम में देखने को मिली, जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन किया गया और कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। मधुबन में आश्रम में किया गया। नन्हे मुन्ने कान्हा मधुबन आश्रम में भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। मधुबन आश्रम की सजावट और रात की लाइटों की जगमग ने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसराज, यानी समस्त रसों के वो शिरोमणि हैं, स्रोत हैं। तो आज उन्हीं का जो है जन्म उत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं। तो आप मंदिर में यदि भ्रमण करें तो चारों तरफ लोग आनंदित हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो भक्त लोग आए, उनको अच्छा लगे, इसलिए भगवान का मंदिर बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और भगवान का श्रृंगार जो भगवान ने धारण की है वो मुख्य रूप से वृंदावन से बन के आई है और लगभग उसको बनने में 1.5 महीना लगता है। नराले गांव में हाल ही में आए भीषण बाढ़ ने न केवल भारी तबाही मचाई है, बल्कि भागीरथी नदी में एक अस्थायी झील का निर्माण भी कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भूवैज्ञानिकों की एक विशेष टीम ने एक अनोखी घटना का अध्ययन कर इसके पीछे कारणों को उजागर किया है और इस आपदा ने नजदीकी हर्षिल कस्बे को भी प्रभावित किया है, जहां सड़कें, हेलीपैड और कई इमारतें पानी में डूब गई हैं। विशेषज्ञों की टीम ने 12 अगस्त को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पाया कि हर्षिल के पास तिलगत नामक एक स्थानीय नाला भारी बारिश के कारण उफान पर आ गया है। उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल अरुण मोहन जोशी के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि झील के पानी को 3-4 चरणों में निकाला जाए, ताकि निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा जो है उसे टाला जा सके। द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतगणना के दिन हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने निर्देश पर बनी विशेष टीमों के करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की गई है और इसके साथ ही करबला बेस अस्पताल रोड में से स्कॉर्पियो में सवार हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही सभी आरोपी नैनीताल जिले के रहने वाले हैं। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने बताया है कि घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर आरोपियों ने भीमताल ताल में फेंक दिया था।
फिलहाल पुलिस पिस्तौल की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये द्वाराहाट थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें जिस दिन काउंटिंग थी, ये ब्लॉक प्रमुख के लिए जो बीडीसी मेंबर्स के लिए जो काउंटिंग थी, उस दौरान काउंटिंग उपरांत कुछ मारपीट और फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल वहां पर एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें सीसीटीवी हमने जो जितने फुटेज थे उनको खंगाले थे, उसके आधार पर हमें 3 जो मुख्य अभियुक्त थे, जिस गाड़ी में वो थे, उस गाड़ी के साथ में तीनों को हमने कल लेट नाइट में उनको गिरफ्तार कर लिया है। और तीनों मुख्य रूप से ये तीनों हल्द्वानी में जो मुखानी थाना क्षेत्र वहां के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने यही बताया कि फिलहाल वो आए थे तो किसी इलेक्शन रिलेटेड पर्पज से ही आए थे, तो उनको गिरफ्तार करके आज हम माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। और इस संबंध में जो अन्य जो एफआईआर हुई उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने धराली आपदा प्रभावितों के लिए 2 ट्रक सहित आपको बता दें कि 4 वाहनों की राहत और खाद्य सामग्री भेजी, जो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास महाराज ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में SGRR परिवार के सभी सदस्य पीड़ितों के साथ हर संभव सहयोग कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है कि हमारा कर्तव्य भी है। इसके साथ ही पीड़ितों को निःशुल्क उपचार और उनके बच्चों को कुछ चयनित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही। देहरादून में MDDA ने सख्त फैसला लिया है। अभी तक कई लोग मानचित्र को आवासीय एक यूनिट को पार कर आपको बता दें कि उसमें पार्किंग के साथ 3 से 4 मंजिला मकान बनाकर उसे अलग अलग लोगों को बेच देते थे, लेकिन अब MDDA ने साफ कर दिया है कि पार्किंग के साथ अब केवल 2 मंजिला मकान ही स्वीकृत होंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। MDDA के VC बंशीधर तिवारी ने कहा है कि देहरादून में ऐसे कई पकड़ा गए हैं जिसे पास तो ये कहकर कराया जाता है कि एक परिवार के लिए, परंतु उसके बाद इसे व्यावसायिक रूप से बेच दिया गया। पार्किंग की ज़रूरत है, इसलिए जो हमारे आवासीय भवन है, आवासीय भवनों में पार्किंग की सुविधा के साथ मानचित्र स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन उसका व्यवहारिक रूप से कई लोगों ने इस तरह का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया कि स्टील पार्किंग के साथ 4-4, 5-5 मंजिल बना करके और उसको अलग अलग फ्लोर जो है अलग अलग लोगों को बेच रहे थे। इस तरह वो एक सिंगल यूनिट न होकर के कई परिवारों के लिए रहने के लिए वो बन जा रही थी और उससे ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ जो पड़ोस के लोग वो भी शिकायत कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो अगर स्टील के साथ कोई आवासीय भवन स्वीकृत कराता है उसको केवल 2 मंजिल मिलेगी। बिना स्टील के अगर कोई स्वीकृत कराता है तो रोड की चौड़ाई और प्लाट के एरिया के हिसाब से उसको देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी में बड़े बदलाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जीएसटी को लागू करते समय ही कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि यह आम जनता, छोटे व्यापारी और कारोबारी वर्ग के लिए बोझ साबित होगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जातिगत जनगणना के बाद अब जीएसटी में बदलाव को राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया। देखिए, राहुल गांधी जी का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न सामग्री और राजमार्ग रोजमर्रा के उपयोग की सभी वस्तुएं लगातार मातली और चिन्यालीसौर से हरसुल तक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है। बता दें कि शासन प्रशासन प्राथमिकता के साथ प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी प्रशांत आर्य चिन्यालीसौर से भेजी जा रही राहत सामग्री के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में भेजे जा रहे सामान को व्यवस्थित रखने, स्टोर से पर्याप्त भंडार रखने और उसका उचित तरीके से प्रबंधन करने के निर्देश दिए। बीजेपी ने विधायक विनोद चमोली ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश की राजनीति में मिथक तोड़ते हुए दोबारा सरकार बनाने की दिखाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी ने नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जहां देहरादून से मेयर ने 1 लाख से अधिक मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इसके बाद पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और ये साबित हो गया है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है।
हम तो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जिला पंचायत तक क्यों सीमित है? हम दोबारा सरकार लेकर आए, हमने एक मिथक तोड़ा है प्रदेश के अंदर। उसके बाद हमने स्थानीय निकायों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देहरादून से क्योंकि मैं होता हूं, मेयर भी रहा हूं, तो 1,05,000 मतों से हमने देहरादून का मेयर जीता, जो आज तक का रिकॉर्ड है। उसके बाद ये पंचायतों के चुनाव आए तो बहुत सारा मीडिया ने चलाया कि साहब बीजेपी पीछे चली गई, बीजेपी पीछे चली गई। हमने कहा हम कांग्रेस पर एज लिए हुए हैं, कांग्रेस से आगे हैं, आज प्रमाणित भी हो गया। बीजेपी विधायक मनोज चमोली ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र समय पर जो है वो आयोजित होगा और इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मौसम जैसा भी हो, सत्र आहूत के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं और तय समय पर ही आयोजित होगा। विधायक ने कहा है कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इस सत्र में 4 दिनों तक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विभिन्न विभागों से जुड़ी पोस्टों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और जो विषय सरकार के संबंधित होंगे उन्हें आगे बढ़ाकर निर्णय लिया जाएगा। नहीं, देखिए, हमें सत्र करना है समय अवधि के अंदर और समय अवधि पूर्ण हो रही है, इसलिए गैरसैंण का सत्र आहूत हुआ है और तिथियां भी तय हो गई हैं। अब मौसम कैसा भी हो, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा और हम लोग गैरसैंण पहुंचेंगे और लोगों की आशा के अनुरूप सत्र होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न भी लोगों के लगे हैं। उन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न सिलेक्ट होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग